वेलकम बैक टू गाइज माय चैनल सिविल अचीवर। आज हम बात करेंगे जुलाई 2019 में हुए सीटेट पेपर की। यह पेपर 1 है जो क्लास 1 to 5 के लिए उपयोगी है। आज हम जुलाई 2019 के ईबीएस के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको क्वेश्चन को देखें और आने वाले एग्ज़ाम के लिए अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? तो आप हमेशा याद रखें कि पर्यावरण पढ़ाने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होती है किस्से और कहानियाँ, क्योंकि किस्से और कहानियाँ इतनी रोचक होती हैं कि बच्चे उससे जुड़ पाते हैं। और पर्यावरण अध्ययन में काम ही यही करना है कि बच्चों को आसपास के परिवेश से जोड़ना है, तो इसके लिए किस्से कहानियों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस सी, यानी पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने का जो सबसे प्रभावशाली तरीका है वो है किस्से कहानियाँ। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। इसके अलावा अगर बाकी ऑप्शंस को देखें तो व्याख्यान निगेटिव वर्ड है, तो ये ऐसे ही ऑप्शन कटेगा। पाठ्य पुस्तक का पठन, तो सिर्फ बुक पढ़ने से आपका विकास नहीं होने वाला, ना ही आप पर यह असर डालेगा। और कक्षा निर्देशन क्लास करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे भी अगर बनाएं तो भी हमारा आंसर किस्से कहानियाँ होगा। तो आपने क्या सीखा कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने का जो सबसे प्रभावशाली तरीका है वो क्या है? तो किस्से कहानियाँ। आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोला नहीं जाएगा, आप लोग इससे खुद आगे बढ़ें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है कि कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, यानी आपको गलत ढूंढना है। तो आप एग्ज़ाम में सॉल्व करने से पहले इस बात पर भी ध्यान दें कि हाँ पूछा जा रहा है और नहीं पूछा जा रहा है। और सवाल को जब भी हल करें तो निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को ज़रूर ढूंढें। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर आप ऑप्शन बी में देखें तो यहाँ दो वर्ड है, वर्णन करना और परिभाषाओं पर बल देता है। तो जहाँ भी आपको परिभाषाएं मिल जाएं, वर्णन करना मिल जाए, कंठस्थ करना, याद करना मिल जाए, तो आप ये समझ लें कि ये वर्ड गलत हैं और इनसे जुड़े ऑप्शन भी गलत होंगे। तो चूंकि हमसे यही पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के संबंध में कौन सा सच नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कि वर्णनों और परिभाषाओं पर बल नहीं देता है। इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। अगर बाकी ऑप्शन को देखें तो हाँ, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का मौका देता है, यह बाल केंद्रित होता है और एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, यानी बाकी सारी बातें सही हैं। तो इस सवाल से हमने क्या सीखा? पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो कैसा होता है? तो परिवेश को खोजने में, आसपास को जोड़ने में मदद करता है। ये किस पर आधारित होता है? तो बाल केंद्रित होता है, यानी बच्चों पर आधारित होता है। और ये होता कैसा है? तो एकीकृत होता है, यानी इंटीग्रेटेड होता है। गाइज बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला सवाल है 63 नंबर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है? तो ज्ञान की रचना में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगर ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। पहला है बच्चों की सक्रिय भागीदारी। तो बिल्कुल बच्चों की सक्रिय भागीदारी के बिना तो कुछ सीखा ही नहीं जा सकता है, तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी तो चाहिए ही। दूसरा, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। जी नहीं, ये गलत है। यहाँ ये होता कि शिक्षक के ज्ञान को बच्चों से जोड़ना तो सही होता, बच्चे को ज्ञान को शिक्षक से जोड़ना बिल्कुल नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। उसके बाद है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना। तो बिल्कुल एनसीएफ भी ये कहता है कि हमें कोई भी विषय सीखना है तो हमें परिवेश से बाहर निकलना पड़ेगा, वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ना होगा। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि हमें चार दीवारी से बाहर निकल के सीखना होगा। और चौथा ऑप्शन है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों का जो विद्यालय का ज्ञान होगा उसे लोकल लेवल पे जो नॉलेज देंगे दोनों से जोड़ कर देंगे ताकि उसका वो इस्तेमाल कर पाए। तो चौथा भी सही है। तो इस अनुसार हमारा ऑप्शन क्या होगा? 1, 3 और 4 सही है, जो सी में है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते गाइस अगले प्रश्न की ओर। हमारा 64वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं।
कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षक यानी बुक्स और टीचर के अलावा और किन स्रोतों की मदद लेनी चाहिए। यानी आपको टीचर और बुक्स की तो हेल्प लेनी ही है, लेकिन इसके अलावा आपको और किन चीज़ों की हेल्प लेनी चाहिए। तो गाइज यहाँ ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम पर्यावरण जिंदवन से भी सीख सकते हैं, आसपास के समूह से भी सीख सकते हैं, चर्चा करके भी सीख सकते हैं। तो ये बात कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, बल्कि और भी स्रोत हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। बिल्कुल, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की जरूरत होती ही है। यह शिक्षकों को बच्चे की पृष्ठभूमि जानने का अवसर देता है। बिल्कुल देता है कि बच्चे किस वातावरण से आए हैं, बच्चों को क्या अच्छा लगता है, बच्चे किससे अपने आप को जोड़ पाते हैं। और अंतिम है कि बच्चों में सौंदर्य और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास होगा। यानी इसके चारों ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1 2 3 4 चारों सही है। इस बात को ध्यान रखें। ऑप्शन एक जो कह रहा है वो बिल्कुल अच्छे से उसको समझे। वो ये कहना चाह रहा है कि क्या पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही ईवीएस सिखा सकते हैं, इसके अलावा भी तो और हो सकता है। तो ये बात सही है कि इसके अलावा भी और हो सकता है। बढ़ते गए अगले प्रश्न की ओर। हमारा 65वां प्रश्न है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलाप को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं को संचालन करता है। तो ऐसा वो क्यों करता है? चर्चाओं को, प्रश्नों को, क्रियाकलापों को वो क्यों करता है? तो आखिर कारण क्या है कि वो ऐसा कुछ करता है? तो गाइज जाहिर सी बात है, ठीक है, कि उससे वो चाहता है कि बच्चों का कौशल बढ़े, बच्चों में खोजने का अवसर आए, बच्चे अपनी बात को कह पाएँ, उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर मिले। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि अगर टीचर कोई भी क्रियाकलाप कराने के बाद प्रश्न और चर्चाएं करते हैं तो उससे बच्चों को कौशल सीखने का मौका मिलता है, खोजने का अवसर मिलता है, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति यानी अपनी बातों को कहने का मौका मिलता है। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन है कि बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, तो बिल्कुल नहीं, बच्चों में विभेद तो करना ही नहीं है, क्योंकि विभेद जहाँ होगा वहाँ बच्चों का सक्रिय विकास नहीं हो पाएगा। तो ये ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 2 और 3, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। तो आपने क्या सीखा कि अगर हम कोई क्रियाकलाप करा रहे हैं, चर्चा करा रहे हैं, प्रश्नों को पढ़ रहे हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इससे यह फ़ायदा होगा कि बच्चों के कौशल का विकास होगा, बच्चों को खोजने का अवसर मिलेगा, बच्चे अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी बातों को व्यक्त कर पाएंगे। लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता कि बच्चों में विभेद करना है यानी अंतर करना है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों के स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। तो स्व आकलन क्या है? तो इस प्रश्न का सिंपल सा मीनिंग है कि आपसे यह पूछा जा रहा है कि स्व आकलन क्या होता है। तो गाइस सीधी सी बात है कि अगर आपको खुद से आकलन करने के लिए दे दिया जाए, परीक्षा लेने के लिए दे दिया जाए, तो आप क्या करिएगा? सीधी सी बात है, जो आपके लिए आसान सवाल होंगे आप उन्हीं को बनाकर दिखा दीजिएगा। यानी आप क्या कीजिएगा? सीखने के समान आकलन कर लीजिएगा। यानी आप जैसा सीखे हैं, जिस सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ है, आप उसका आकलन दे दीजिएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? सीखने के समान आकलन। ठीक है गाइज, इस बात को ध्यान रखें कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीखने के समान आकलन। क्यों? क्योंकि आपने जैसा सीखा है आप उसके अनुसार ही अपना आकलन कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं गाइज अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 67। एक शिक्षक ने पूछा, खाना किस प्रकार से खराब होता है? ठीक है, और इस पर एक एक्सपेरिमेंट करता है। उस एक्सपेरिमेंट में वो क्या करता है कि बच्चों का समूह बनाता है और उससे जुड़ी सामानों को वह देता है। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि शिक्षक बच्चों को समूह क्यों बनाता है। ठीक है, यानी समूह बनाने से शिक्षक को क्या फ़ायदा मिलेगा? तो गाइज क्या होगा कि समूह बनाने से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। तो आप यहाँ पर देखें, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि समूह बनाने से जो अधिगम है, जो सीखने की प्रक्रिया है, वो बिना बोझ के, बिना भारी लगे आपको आसानी से समझ में आएगी। यानी समूह में हम आसानी से एक दूसरे को देखकर अच्छे से सीख लेते हैं। तो
शिक्षक के समूह बनाने का मकसद यही है कि इसमें वे बच्चे बिना बोझ के, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन को बहुत ही रोचक ढंग से, मज़ेदार ढंग से, आसानी से सीख सकते हैं। यानी गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले प्रश्न की ओर। 68, ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है जिसमें 2 सेकेंड भी समय नहीं लगना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, एक ही निगेटिव वर्ड है, याद करना। जहाँ भी गाइज आपका याद करना हो, ये सब ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है। और चूंकि आपसे नहीं पूछा जा रहा है और हमें वही बताना था, तो कौन सा पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक नहीं होना चाहिए? तो गाइज याद करना। याद करना कभी भी आकलन का संकेतक हो ही नहीं सकता है, चाहे कोई भी विषय क्यों ना हो। इस बात को ध्यान रखें। और टैग वर्ड पे अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। यानी इस सवाल में क्या बताया गया है? चित्र पढ़ना, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है। तो चित्र पढ़ने से बच्चों में क्या फ़ायदा होगा? आपको ये इस क्वेश्चन में बताना है कि चित्र पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। तो गाइज अवलोकन और अभिलेखन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अवलोकन का मतलब होता है आसपास की चीज़ों को देखना, समझना, जानना। और अभिलेखन मतलब उसके बारे में लिखना। तो बच्चे जाहिर सी बात है, चित्र पढ़ेंगे, चित्र को समझेंगे, उसे का अवलोकन करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसके बारे में वो अच्छे से समझ पाएंगे, उसके अभिव्यक्ति दे पाएंगे, यानी उसको बता पाएंगे। अभिव्यक्ति देना का मतलब क्या होता है? बता पाना। यानी उस बात को वो अच्छे से बता पाएंगे, उसके बाद विश्लेषण कर पाएंगे और प्रयोग कर पाएंगे। यानी गाइज अगर चित्र दिया जाए तो बच्चे आसानी से अवलोकन भी कर सकते हैं, अभिव्यक्ति यानी अपनी बातों को व्यक्त भी कर सकते हैं, विश्लेषण यानी उससे डिटेल में बता भी सकते हैं और प्रयोग भी कर सकते हैं। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3। ठीक है, ये तीनों बात बिल्कुल आपके लिए सही है। यानी आप समझ रहे हैं कि चित्र पढ़ने से वो क्या कर सकते हैं? अवलोकन कर सकते हैं, उस बात को क्या कर सकते हैं? अवलोकन कर सकते हैं, जान सकते हैं, बता सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन चित्र में वे प्रयोग क्या करेंगे? तो ऑप्शन 4 हमारा गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा गाइज? डी, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि प्रयोग करने, चित्र पढ़ने में प्रयोग करने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि रेटिंग स्केल में कौन से तकनीक का उपयोग करते हैं? तो रेटिंग स्केल में जिस तकनीक का उपयोग होता है वो होता है ऑप्शन बी, यानी अधिविन्यास। यानी रेटिंग स्केल में हम किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो हम रेटिंग स्केल में अधिविन्यास तकनीक का उपयोग करते हैं। बढ़ते गाइज अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 71। और गाइज हमेशा याद रखें कि आपको हाँ और नहीं में जवाब देना होता है, तो आप हमेशा सवाल को ध्यान से पढ़ें। हमसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है 71 नंबर में कि कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? यहाँ इस पर जोड़ दें आप कि क्या पूछा जा रहा है? कौन पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है? तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला कि जहाँ आप टैग वर्ड ढूंढिए, तो जैसे ही ऑप्शन बी में आप आते हैं तो यहाँ आपको परिभाषा दिख जाती है। जाहिर सी बात है कि परिभाषा जहाँ भी आएगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। और चूंकि हमसे नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज? बी। देखिए गाइज एक चीज़ आप समझिए, सीटेट एग्ज़ाम आपकी नॉलेज को नहीं चेक करता है, वो आपके अनुभव को, आपके सोचने समझने को, बुद्धि को चेक करता है। तो आप क्वेश्चन तक के आंसर तक पहुँचे, यही एक आर्ट है, ना कि क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम लगा दें। तो इस क्वेश्चन को देखें कितनी आसानी से सॉल्व किया गया कि कौन पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है। तो परिभाषा कभी भी पर्यावरण का उद्देश्य नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर होगा बी। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए एक स्टोरी दिया गया है, कहानी दिया गया है, ठीक है ना, और उसके आधार पर आपको बताना है कि एक पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर लोग घर जो है पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूना से बनाते हैं। घर 2 मंजिला है, नीचे जानवरों को रखते हैं और सामान को, और ऊपर अपने रहते हैं। ठीक है, और सारी छतें समतल है। तो ये सारी जो विशेषता है, ये सारी विशेषता आपको देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर के घरों में। यानी इस चीज़ का राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। यानी कोई भी पर्वतीय क्षेत्र में अगर आप जाते हैं जहाँ पत्थर के, मिट्टी के, लकड़ी के और चूने के घर मिलते हैं, और घर 2 मंजिला मिलेगा, नीचे वाले में जानवर लोग को रखा जाता है और ऊपर वाले में लोग खुद रहते हैं, और घर की जो छतें होती हैं वो समतल होती हैं।
ठीक है, और जो पेड़ के मोटे तनों से मिलकर बनती है। तो ये जो सारे विशेषता हैं ये जम्मू कश्मीर के होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जम्मू कश्मीर में जो छत होती है वो समतल होती है। घर जो होते हैं पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने के बनते हैं। घर 2 मंजिले होते हैं। नीचे मंजिले पे मवेशी रहते हैं और ऊपर वाले मंजिल पे लोग खुद रहते हैं। तो आप इस बात का ध्यान